हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का। कोड है 402 BFA फोर्थ ईयर के लिए। तो आपका टॉपिक चल रहा था पाब्लो पिकासो, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। उससे नेक्स्ट वीडियो है ये। तो बायोग्राफी के बारे में हम इनकी बात कर रहे थे। पाब्लो पिकासो आपका इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, ठीक है। जहाँ हमने कल छोड़ा था उससे आगे बात करते हैं। पिकासो के काम को अक्सर अवधि में वर्गीकृत किया गया है, यानी मतलब जो उनका काम था तो उसको इन्होंने पीरियड्स में दिखाया है। मतलब अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें पीरियड्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। अलग अलग पीरियड्स हैं इनके, ठीक है। तो पिकासो के काम को अक्सर अवधि में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब डिवाइड किया गया था, जबकि उनके बाद के कई काल के नामों पर बहस की जाती है। यानी उनके बाद की बात है कि उनके काल के नामों पर बहस की जाती थी। उनके काम में सबसे अधिक स्वीकृत अवधि है ब्लू पीरियड, है ना। जो उनका काम था उसमें जो सबसे ज़्यादा स्वीकार की गई थी, स्वीकृत अवधि जो थी वो थी ब्लू पीरियड। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या था? 1901 से 1904, ठीक है। 4 साल का था ये ब्लू पीरियड। उसके बाद था रोज़ पीरियड, ये 1904 से 1906 तक था। उसके बाद था अफ्रीकी प्रभावित अवधि, ये 1907 से 1909 तक था। उसके बाद था विश्लेषणात्मक क्यूबिज्म, है ना, क्यूबिज्म जो 1909 से 1912 तक। और सिंथेटिक क्यूबिज्म ये 1912 से 1919 तक, है ना, जिसे क्रिस्टल काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनके पीरियड्स हैं जो इसमें बताया है कि पिकासो के काम को अक्सर अवधि में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये अवधि ये थी इनकी: ब्लू पीरियड, रोज पीरियड, अफ्रीकी प्रभावित अवधि, विश्लेषणात्मक क्यूबिज्म और सिंथेटिक क्यूबिज्म, ठीक है। इनका टाइम आप ध्यान रखिएगा, 1901 से 1919 तक है, यानी ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? जिसे क्रिस्टल काल भी कहा जाता है। मतलब जो ये काल है उनको क्रिस्टल काल भी कहा जाता है। तो कंटिन्यू है ये, कोई 4 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है ना, कोई 5 साल का है। तो सबका टाइमिंग इसमें अलग अलग है। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा, इन सब के नाम ध्यान रखिएगा और इनका सन ध्यान रखिएगा। 1910 के दशक और 1920 के दशक की शुरुआत में पिकासो के अधिकांश कार्य एक नवशास्त्रीय शैली में है। यानी जो 1910 था और जो 1920 है उसका जो दशक की जो शुरुआत है उसमें पिकासो के अधिकांश कार्य जो ज़्यादा से ज़्यादा इनके वर्क थे एक नवशास्त्रीय शैली में है, ठीक है। उनके जो काम थे वो नवशास्त्रीय शैली में थे। और 1920 के दशक के मध्य में उनके काम में अक्सर ये अति यथार्थवाद की विशेषताएं हैं। जो अति यथार्थवाद है जो आपका हो चुका है, ठीक है, उसकी विशेषताएं हैं, जो अति यथार्थवाद की विशेषताएं हैं वो, है ना। तो 1910 के दशक और 1920 के दशक की शुरुआत में पिकासो के अधिकांश कार्य जो है वो एक नवशास्त्रीय शैली में है। और 1920 के दशक के मध्य में उनके काम में अक्सर यथि यथार्थवाद की विशेषताएं हैं। उनका बाद का काम अक्सर उनकी पिछली शैलियों के तत्वों को जोड़ता है। यानी जो उनका बाद का काम है वो उनकी जो पिछली शैलियाँ थी उसके तत्वों को जोड़ता है। अपने लंबे जीवन के दौरान असाधारण रूप से विलुप्त पिकासो ने अपनी क्रांतिकारी कलात्मक उपलब्धियों के लिए सार्वभौमिक यश और अपार सौभाग्य प्राप्त किया, ठीक है। तो मतलब अपने लंबे जीवन काल के दौरान, इनका जीवन काफ़ी लंबा रहा था, तो उन्होंने असाधारण रूप से विपुल पिकासो ने अपनी इनकी क्रांतिकारी कलात्मक जो उपलब्धियां थी, जो इन्होंने वर्क किया था क्रांतिकारी वाला,
उसमें सार्वभौमिक यश और अपार सौभाग्य प्राप्त किया। मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, उपलब्धियाँ भी काफ़ी प्राप्त की थी। उसी के बारे में बताया कि इन्होंने अपार सौभाग्य और यश इन्होंने प्राप्त किया था। 20वीं शताब्दी की कला में सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से ये एक बनी है ना। इनकी जो 20वीं शताब्दी थी उसमें कला में ये सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक बन गए थे। पाब्लो पिकासो का काफ़ी नाम है आर्टिस्ट में, अपने आप में ये एक अच्छी बहुत प्रसिद्ध हस्ती रही है। बायोग्राफी में आपका वो कंप्लीट हो गया है जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को दक्षिणी स्पेन के मलागा आंद्रालूसिया शहर में हुआ था, है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो मैंने स्टार्टिंग में आपको नोट करा दिया था, 25 अक्टूबर 1881 को हुआ था दक्षिणी स्पेन के मलागा आंदालूसिया शहर में, ठीक है। वह डॉन जोस रुइज वाई ब्लास्को और मारिया पिकासो वाई लोपेज का पहला बच्चा था, ठीक है। किसके? डॉन जोस रुइज वाई ब्लास्को और मारिया पिकासो वाई लोपेज, इनके मदर फादर का नेम है। इनका ये पहला बेबी था। पिकासो का परिवार मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि का था। मतलब इनका जो बैकग्राउंड था, इनकी जो फैमिली थी वो मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि की थी। उनके पिता एक चित्रकार थे जो पक्षियों और अन्य खेल के प्राकृतिक चित्रण में विशेषज्ञता रखते थे। इनके जो फादर थे वो चित्रकार थे और जो पक्षियों और अन्य खेल के प्राकृतिक चित्रण में विशेषता रखते थे। यानी उनकी जो विशेषता थी वो किस में थी? प्राकृतिक चित्रण में और पक्षियों में, ठीक है। मतलब इनके फादर भी चित्रकार ही थे। अपने अधिकांश जीवन के लिए रुइज स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला के प्रोफेसर और स्थानीय संग्रहालय के क्यूटर थे। मतलब जो इनका अधिकांश जीवन रहा है उसमें रुइज स्कूल ऑफ आर्ट क्राफ्ट्स में, है ना, ये नाम है रुइज स्कूल ऑफ क्राफ्ट में कला के प्रोफेसर और स्थानीय संग्रहालय के क्यूरेटर थे, ठीक है। पिकासो ने कम उम्र से ही ड्राइंग के लिए एक जुनून और एक कौशल दिखाया। मतलब बहुत कम उम्र में ही इन्होंने ड्राइंग के लिए जुनून भी दिखाया और अपना कौशल भी दिखाया। कम उम्र से ही मतलब इनको इंटरेस्ट था पिकासो जी को ड्राइंग का, तो उसी में इन्होंने अपना जुनून भी दिखाया और कौशल भी दिखाया। उनकी माँ के अनुसार उनके पहले शब्द पिज पिज थे, है ना। मतलब इनकी माँ ने बताया था कि इनके जो पहले शब्द थे वो पिज पिज थे। और पिज पिज का क्या मतलब है? पिज का एक छोटा शब्द यानी पेंसिल के लिए। ये स्पेनिश शब्द है जो इन्होंने बोला था, इसका जो मीनिंग है वैसे वो पेंसिल है ना। तो उनकी माँ ने ही बताया था कि जो पहला शब्द निकला था वो पिज पिज था, यानी इसको स्पेनिश शब्द बोलते हैं पेंसिल को। 7 साल की उम्र से पिकासो ने अपने पिता से आकृति चित्र और तेल चित्रकला में औपचारिक कलात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया। मतलब 7 साल की उम्र में ही, वही जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, इन्होंने कम उम्र में ही ड्राइंग के लिए जुनून दिखाया था। तो 7 साल की उम्र से पिकासो ने अपने पिता से आकृति चित्र, है ना, और तेल चित्रकला में औपचारिक कलात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया। मतलब इन्होंने जो आकृति चित्र और तेल चित्रकला में जो कलात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया था वो अपने पिता से ही किया था और 7 साल की उम्र में किया था। रुइज एक पारंपरिक अकादमी कलाकार और प्रशिक्षक थे, है ना। वो कलाकार भी थे और प्रशिक्षक भी थे, इनके जो फादर थे, जो मानते थे कि उच्च प्रशिक्षण के लिए मास्टर्स की अनुशासित नकल की आवश्यकता होती है। यानी मतलब वो ये मानते थे कि उच्च प्रशिक्षण के लिए मास्टर्स की अनुशासित नकल की आवश्यकता होती है। यानी जो भी आपके मास्टर्स हैं उनकी जो अनुशासिकता है उसकी नकल की आवश्यकता होती है उच्च प्रशिक्षण के लिए।
तो वही सब उन्होंने फॉलो किया था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।